हेलो दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह हमारी 18वीं कक्षा है। इसके पहली कक्षाओं में हमने निरंतर पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। यदि आपने उन कक्षाओं को नहीं देखा है तो आप जाके अवश्य प्ले लिस्ट में देखें और उन कक्षाओं को सॉल्व करें या हल करें कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं और कैसी आपकी तैयारी है। आइए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित। हमारा पहला प्रश्न है, साप्ताहिक आयरन फोलिक अम्ल संपूर्ण योजना एक समुदाय आधारित हस्तक्षेप है जो खालिस्तान को संबोधित करती है। तो इसमें क्या बोला है? साप्ताहिक आयरन फोलिक अम्ल एक संपूर्ण योजना है। एक गर्भवती महिला को क्या होना चाहिए? साप्ताहिक आयरन फोलिक अम्ल की गोलियां ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा? रक्त अल्पता की कमी होगी। इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? बेरी-बेरी रोग, अराइबोफ्लेविनता, रक्त अल्पता और मोटापे का उपचार। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा रक्त अल्पता। रक्त अल्पता क्यों है? एनीमिया क्यों है? यदि हमारे शरीर में अर्थात गर्भावस्था जो स्त्री है, यदि उसमें एनीमिया की कमी हो जाएगी, रक्त अल्पता हो जाएगा, तो उसे क्या हो जाएगा? गर्भावस्था के जोखिम उठाने पड़ेंगे। किंतु वह साप्ताहिक आयरन फोलिक अम्ल की गोलियां लेती है, स्वयं को मेंटेन करती है, वे खून की कमी ना होने देती है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखती है। तो क्या करना चाहिए उसे? आयरन फोलिक अम्ल की गोलियों को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है हमारा, किस समूह में अल्प पोषण की संभावना अधिक होती है? पहला ऑप्शन है हमारा 0 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चे। दूसरा ऑप्शन है किशोरियाँ। तीसरा ऑप्शन है हमारा गर्भवती एवं स्तनपान करारी महिलाएं। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो किस समूह में, हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमें उनमें से देखना है कि किस समूह में अल्प पोषण अर्थात पोषण की मात्रा जो है कम होने की संभावना अधिक होती है। कौन सा बच्चा पोषण अच्छे से ग्रहण नहीं करता है, यह हमें जानना है। तो पहला ऑप्शन हमारा 0 से 6 वर्ष के बच्चे, दूसरा है किशोरियाँ, तीसरा है गर्भवती एवं स्तनपान करारी महिलाएं। तो इन सभी में, किनमें? इन सभी में क्या होता है? अल्प पोषण की संभावना अधिक हो सकती है। किशोरियों में, गर्भवती और स्तनपान करारी महिलाओं में, इनमें तो अधिकतर अपने स्वास्थ्य का संपूर्ण पोषण भारी मात्रा में अर्थात जो हमारे शरीर के लिए कितना है आवश्यक है, उतना क्या करना चाहिए? आवश्यक रूप से ग्रहण करना चाहिए, जिससे उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। अगला प्रश्न है हमारा, जननी सुरक्षा योजना को सुगम बनाने के लिए आरंभ की गई है। तो जननी सुरक्षा जो योजना है उसको सुगम बनाने के लिए क्या आरंभ किया गया है? पहला ऑप्शन है हमारा अस्पताल में सुरक्षित प्रसव। दूसरा ऑप्शन है घर में प्रसव। तीसरा ऑप्शन है एम्बुलेंस में प्रसव। चौथा ऑप्शन है केवल सी सेक्शन प्रसव। तो सुरक्षा जननी सुरक्षा योजना है, कब चालू हो गई थी? ये हुई थी हमारी 2005 से शुरू है। कब से है? 2005 से यह योजना शुरू हुई है। इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है अस्पताल में सुरक्षित प्रसव कराना, अर्थात दूर क्षेत्र में जहाँ स्थित हैं, जो अपने साधन से मतलब अपने हॉस्पिटल नहीं आ समय पे नहीं आ पाती हैं, उनके लिए जननी सुरक्षा योजना शुरुआत की गई थी। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है हमारा अस्पताल में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना का की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, सार्स का पूरा नाम क्या है? सार्स क्या है? सार्स का फुल फॉर्म देखते हैं। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सिंड्रोम मतलब गंभीर तीक्ष्ण श्वसन संलक्षण। दूसरा है सीवियर एक्यूट रेक्टल सिंड्रोम, इसको हिंदी में बोलेंगे गंभीर तीक्ष्ण मलाशयी संक्रमण। तीसरा है हमारा सीवियर एक्यूट रीनल सिंड्रोम, गंभीर तीक्ष्ण वृक्क संगलन। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सार्स का पूरा नाम क्या होगा? सार्स का पूरा नाम होगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, अर्थात सीवियर मतलब गंभीर, एक्यूट मतलब तीक्ष्ण, रेस्पिरेटरी मतलब हमारा श्वसन और सिंड्रोम मतलब लक्षण। तो सार्स क्या है? एक विषाणु से होने वाली बीमारी। यह कोरोना का ही एक रूप है। क्या है? ये बहुत पहले आई थी यह बीमारी। यह कोरोना का ही एक रूप है। और यह किसको प्रभावित करती है? हमारे श्वसन तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु को गर्भवती माता से खालिस्तान के माध्यम से पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन मिलते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान जो है गर्भस्थ शिशु को जो उसकी माता होती है उससे हमें, इसके ऑप्शन क्या दिए हैं? अंडाशयों, दूसरा है फेलोपियन नालिकाओं, तीसरा है गर्भनाल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। गर्भनाल को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। इसे अपरा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? अपरा। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर क्या होगा हमारा? गर्भनाल। क्या होगा? गर्भनाल। अर्थात गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु को गर्भवती माता से जो है गर्भनाल
प्लेसेंटा अपरा के माध्यम से पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन मिलते हैं। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। आइए जानते हैं हम गर्भनाल के बारे में कुछ तथ्य। गर्भनाल, गर्भनाल को हम किस नाम से जानते हैं? प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, अपरा के नाम से जानते हैं और आफ्टर बर्थ के नाम से भी जानते हैं। और प्लेसेंटा का निर्माण कैसे होता है बताइए? इसका निर्माण जो होता है कोरियोनिक विली के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोरियोनिक विली के द्वारा। और प्लेसेंटा का निर्माण जो होता है 2 सप्ताह से लेके 12 सप्ताह, 2 सप्ताह से 12 सप्ताह के में पूर्ण होता है। और मानव प्लेसेंटा को जो हम हीमोकोरियल प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। और इसका वजन कितना होता है? 500 ग्राम। कितना होता है? 500 ग्राम लगभग होता है। हम ऑप्शन में यदि 470 आता है तो यह करेक्ट होगा। यदि वह कितना पूछेगा, यदि वह ऑप्शन में 470 पूछेगा तो 470 क्या होगा? करेक्ट होगा। यदि वह 500 पूछेगा तो 500, दोनों में से यदि कोई एक दिया होगा तो हमें वह टिक करके आना है। और इसका जो कार्य होता है यह हार्मोन का निर्माण भी करता है। क्या करता है? एचसीजी, जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है यह रिलीज करता है। और इसका कार्य है बच्चों में पोषक तत्वों को पहुंचाना। क्या है इसका? बच्चों में पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन प्रदान करना। आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित भार वृद्धि है। इसमें पूछा है गर्भावस्था के दौरान एक स्त्री का वजन कितना होता है? पहला ऑप्शन है 5 से 6 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है 7 से 8 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 11 से 13 किलोग्राम और चौथा ऑप्शन है 15 से 23 किलोग्राम। तो एक गर्भावस्था स्त्री है, पहली तिमाही में कितना बढ़ता है? 1 से 3 महीने के बीच में 1 से 2 केजी। और 3 से 6 जब मंथ होते हैं तब गर्भस्थ जो स्त्री होती है उसका वजन कितना होता है? 5 से 6 केजी। और जो 6 से 9 मतलब हमारा तीसरा मंथ होगा, तीसरी तिमाही में क्या होगा? उसका वजन जो होगी 5 से 6 केजी। मतलब इस समय क्या होता है? 20 सप्ताह के बाद से 500 जो ग्राम है वो पर सप्ताह बढ़ने लगता है। इस तरह गर्भस्थ स्त्री का जो है संपूर्ण जो वेट होगा वो कितना होगा? 11 से 13 किलोग्राम। कितना होगा? 11 से 13 किलोग्राम उसका वजन होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अपूर्ण प्रोटीन एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है जीएन का, दूसरा है अंडे का, तीसरा है मछली का, चौथा है मांस का। तो अपूर्ण प्रोटीन जो होगा वो किसका होगा? जीएन का होगा। किसका होगा? जीएन का होगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्तनपान के अवपातन तनुकरण लेट डाउन परिवर्त के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो इसमें पूछा है स्तनपान में जब कोई क्या होता है? परिवर्तन होता है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, दूसरा ऑप्शन है इंसुलिन, तीसरा ऑप्शन है एल्डोस्टेरॉन और चौथा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरॉन। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्तनपान के अवपान तनुकरण को परिवर्तन बढ़ा कर देता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटीन की कमी से होने वाला एक पोषण संबंधी विकार दूसरा बच्चा होने पर पहले बच्चे को होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है अस्थि अस्थि सुपरता, जिसे हम किसके नाम जानते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से। दूसरा ऑप्शन है हमारा क्वाशियोरकर, तीसरा ऑप्शन है मेरस्मस और चौथा ऑप्शन है एडिमा। एडिमा अर्थात जहाँ पर जो तरल एकत्र हो जाता है वहाँ पे क्या हो जाती है? सूजन हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडिमा कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्वाशियोरकर। क्या होगा? क्वाशियोरकर। यह प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है जो दूसरा बच्चा होने पर पहले बच्चे में हो जाता है। अस- अस्थि जो है ऑस्टियोपोरोसिस ये होता है विटामिन डी की कमी से। किससे होता है? विटामिन डी। मेरास्मस किसकी कमी से होता है? प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है। और एडिमा क्या होती है? सूजन होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रक्तस्राव रोग खालिस्तान की कमी के कारण होता है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तीसरा ऑप्शन है विटामिन के और चौथा ऑप्शन है विटामिन ई। तो रक्तस्राव मतलब रक्त का थक्का जो है किसकी कमी से नहीं जम पाता है? विटामिन के की। किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से नहीं जम पाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हेपेटाइटिस सी विषाणु इनमें से किस समूह से संबंध रखता है? पहला ऑप्शन है हर्पीज वायरस, दूसरा ऑप्शन है पिकोरना वायरस, तीसरा ऑप्शन है फ्लेवी वायरस और चौथा ऑप्शन है हेपेडना वायरस। तो जो हेपेटाइटिस सी है यह किससे संबंध रखता है? कौन से विषाणु से? यह रखता है फ्लापी वायरस से। किससे रखता है? फ्लापी वायरस। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? फ्लापी वायरस। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
गर्भावस्था में रक्त में फोलेट का स्तर कम होने से क्या हो सकता है? यदि गर्भावस्था स्त्री है, यदि उसमें पोषण मतलब फोलेट जो अम्ल है, फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं, यदि उसका स्तर कम हो जाएगा तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है मधुमेह, दूसरा है हृदय रोग, तीसरा है तंत्रिका नाल दोष, चौथा ऑप्शन है वृक्क गुर्दा विफलता। तो जब गर्भावस्था में रक्त में फोलेट की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? तंत्रिका तंत्र नाल दोष। क्या हो जाएगा? तंत्रिका नाल दोष। और यह किसमें होता है? यह बच्चे में होता है। तो हमें जो है गर्भावस्था जो स्त्री है उसे क्या करना चाहिए? अपने शरीर में फोलेट के स्तर को बनाए रखना चाहिए ताकि उसका बच्चा स्वस्थ हो सके और वह भी स्वस्थ रहे। अगला प्रश्न है हमारा, 10 वर्ष की आयु पर कौन सा टीका दिया जाता है? पहला ऑप्शन है टेटनस टॉक्साइड, दूसरा ऑप्शन है बीसीजी, तीसरा ऑप्शन है एमएमआर और चौथा है मुख्य पोलियो खुराक। तो बहनों जो 10 वर्ष की आयु में है टीका देते हैं, हम दे सकते हैं टिटनस टॉक्साइड का। किसका दे सकते हैं? टिटनस टॉक्साइड का। किंतु जो बीसीजी का टीका है वह जन्म के समय दिया जाता है। कितना? 0.5 ml। कितना दिया जाता है? 0.5 ml। यदि वह उस समय नहीं दिया जा पाता, यदि बच्चा कुपोषित होता है, वज़न कम होता है, तो बीसीजी का टीका है 1 वर्ष के अंतर्गत दिया जा सकता है, किंतु 1 वर्ष के पहले ही। कितना? 0.1 ml। कितना दिया जाता है? 0.1 ml। एमएमआर का टीका 9 माह में दिया जाता है और मुख्य पोलियो खुराक जो है ओपीवी का टीका और आईपीवी का टीका कब-कब दिया जाता है? 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में दिया जाता है। 5 खुराक दी जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बढ़ते बच्चों को खालिस्तान के लिए अच्छी मात्रा में प्रोटीन एवं कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। पहला ऑप्शन है स्वस्थ वृद्धि एवं विकास के लिए, दूसरा ऑप्शन है अवरुद्ध वृद्धि के लिए, तीसरा ऑप्शन है भार बढ़ाने के लिए और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी के लिए। तो बढ़ते बच्चों को खालिस्तान के लिए अर्थात स्वस्थ वृद्धि एवं विकास के लिए किसके लिए दिया जाता है? स्वस्थ वृद्धि एवं विकास के लिए बच्चों को प्रोटीन एवं कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। यह हमारी आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो हमारी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।